फिजिक्स ग्रेड 10 FPISC डोमेन वेव सब डोमेन वेव थ्योरी। आज का SLO हमसे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बोलता है ऑफ वेव के। हमने ये तीनों बतानी है कि वेव्स किस तरह रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन तीनों अंडरगो करती हैं। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन से शुरू करेंगे। रिफ्लेक्शन एक वेव का किसी सरफेस से टकरा के वापस मुड़ने का अमल है। अब कुछ सरफेसेस टकराने के अमल को सपोर्ट करती हैं, कुछ एब्जॉर्ब कर लेती हैं, कुछ इसको गुजार देती हैं वेव को अंदर से। तो हर सरफेस तो टकराने के अमल को एब्जॉर्ब नहीं करती, हर सरफेस रिफ्लेक्टिव नहीं होती, बट जो होती हैं उनकी बात करने लगे कि अगर ये वेव उन सरफेस से टकराए तो इसका बर्ताव कैसा होता है। अब यहाँ पे एक मैंने रिफ्लेक्टिंग सरफेस रख दी है, यहाँ से हम लोग वेव्स प्रोड्यूस करें। आप लोग इनको साउंड वेव्स मान सकते हैं, लाइट वेव मान सकते हैं। हर तरह की वेव के अंदर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन तीनों चीज़ें होती हैं। तो हम लोग इसको लाइट वेव मान लेते हैं, ठीक है, जो मर्जी मान लें। लाइट वेव इज़ अ ट्रांसवर्स वेव, बट आपने ये ज़रूर याद रखना है ना कि लाइट वेव इज़ अ ट्रांसवर्स वेव और जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इतना आप लोगों ने याद रखना है, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने रिफ्लेक्ट भी करना है, रिफ्रैक्ट भी करना है और डिफ्रैक्ट भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग अभी रिफ्लेक्शन को पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास एक लाइट वेव आई है, ठीक है। मैं लाइट वेव को एक सीधी लाइन की तरह शो करने लगी हूँ। तो आप लोग फर्स्ट करो, यहाँ से आप लोगों के पास एक लाइट वेव आई है। आप लोगों ने बिल्कुल आगे यहाँ पे एक टॉर्च रखी थी और इससे आप लोगों के पास मैं अभी एक लाइट वेव के अंदर जूम इन करने लगी हूँ। ये आप लोगों के पास यहाँ पे आई है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट वेव आई है तो आप लोगों ने इस सरफेस के साथ एक 90 डिग्री एंगल पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल। जो भी 90 डिग्री एंगल पे आप लोग ड्रॉ करोगे एक लाइन, उसे हम लोग नॉर्मल कहेंगे। रिफ्लेक्शन का ये है कि उसने नॉर्मल इधर से रिफ्लेक्शन बिल्कुल वैसे हो गई जिस तरह यहाँ से रे आई थी, यानी यहाँ से यहाँ से गई। तो हम लोग इस सारी रे को स्टडी नहीं करेंगे अभी, यानी इसको तो कर ही लिया स्टडी। हम लोग ज़्यादा डिटेल में जाने के लिए इस तरह के तिरछी वेव को स्टडी करेंगे, इससे हम लोग समझ सकेंगे व्हाट इज़ नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का क्या उसकी खूबी होती है। तो अगर मैं एक तिरछी सी एक रे मैं ड्रॉ करूँ थोड़ी सी यहाँ से इस तरह, ठीक है। तो आप लोग फर्स्ट करो कि मेरी वो वेव है जो इधर से आ रही है, ठीक है, मेरी टॉर्च से। ये वो मेरे पास रे है जो इस टॉर्च से आ रही है। तो ये यहाँ पे आई। अब मैं बनाऊंगी अपना एक नॉर्मल। पहले हमें नॉर्मल से समझ नहीं आई थी, इस वाले हम लोग केस को पढ़ने के बाद हमें साफ समझ आ जाएगी कि पिछले केस के अंदर हुआ क्या था। यहाँ से गई थी और यहाँ पे वापस आई थी, उसको इसको ज़रा थोड़ी देर तक याद रखें, होल्ड करें, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन। इसने टकरा के वापस मुड़ना, बस टकरा के वहाँ उसी तरफ वापस नहीं मुड़ती, इसने नॉर्मल से उसी एंगल पे वापस मुड़ना है जिस एंगल पे ये आई थी। इंसिडेंट रे का जो एंगल था आप लोगों के पास, उसी एंगल पे रिफ्लेक्शन वाला एंगल और इंसिडेंट एंगल दोनों इक्वल होते हैं और ये दोनों नॉर्मल से बनते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान में जो एंगल होगा उसे हम लोग इंसिडेंट एंगल कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान में जो एंगल होगा उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जितने एंगल पे इंसिडेंट रे होगी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे होगी। अब अगर अपने पिछले केस की बात करें तो ये यूं गया था, यानी नॉर्मल से जीरो एंगल पे आप लोगों की जाने वाली रे थी, तो जीरो एंगल पे ही आप लोगों की आने वाली रे होती है। आई होप आप लोगों का समझ आ गई। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्शन की थ्योरी थी और ये हर वेव की करेक्टरिस्टिक है, हर रे की करेक्टरिस्टिक है, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो वाटर वेव हो, चाहे वो लाइट वेव हो। आप लोगों ने अगर सामने रखी हुई सरफेस रिफ्लेक्टिव सरफेस रखी है तो फिर रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्टिव सर्फेसिस के बजाय कौन कौन से सर्फेस हो सकते हैं आप लोगों के पास, एब्जॉर्प्टिव हो सकती है, जो उस वेव को एब्जॉर्ब कर ले, वो उसे रिफ्लेक्ट ना होने दे। आप लोगों के पास इसी तरह ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस हो सकती हैं जो उस वेव को आगे गुजरने दे, उस वेव को यहाँ से आगे चले जाने दे, रिफ्लेक्ट ना होने दे। बट अगर आप लोगों ने रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस रखी हैं तो रिफ्लेक्शन ज़रूर होगी, ठीक है। तो आप लोगों के पास जो की टेक अवे है वो ये है कि इंसिडेंट रे आप लोगों की हमेशा रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होती है। इसकी रिफ्लेक्शन के अगर हम लोग डेली लाइफ एग्जांपल्स की तरफ देखें तो इसकी दो बहुत ज़्यादा कॉमन डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो वो आप लोग जो आंख देख रही है, हर चीज़ आप लोग की आंख किसी भी चीज़ को देखती है, आपके इर्द किसी इंसान को देखती है, किसी ऑब्जेक्ट को देखती है, तो वो रिफ्लेक्शन के थ्रू ही देख रही है। लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों के अंदर आती है, तभी आप लोग देख पाते हो उस चीज़ को। लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी और आप लोगों की आंख के अंदर आई, तभी आप लोगों को चीज़ नज़र आएगी। ये इसकी पहली हमारे पास मिसाल थी कि हमारा विजन, ठीक है, ये हमारे पास इसकी पहली डेली लाइफ एग्जांपल थी। जो दूसरी डेली लाइफ एग्जांपल है जो पेपर के लिहाज से वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, वो हमारे पास रेडियो वेव्स की ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जाने का अमल है।
तो ये किस तरह होता है इसे समझते हैं। इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले एक टर्म समझनी है, आयोनोस्फेयर। ये क्या है, ये अर्थ के ऊपर कुछ इस तरह फैली हुई लेयर है जिसके अंदर आप लोगों के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। ये आप लोगों के ऊपर 60 किलोमीटर ऊपर आप लोगों के स्प्रेड हुई है, ठीक है। और इसके थ्रू आप लोगों की रेडियो वेव्स रिसीवर से ट्रांसमीटर तक पहुंचती हैं। रिसीवर और ट्रांसमीटर्स कभी भी इतने ज़्यादा कोई करीब नहीं लगे होते। आप लोग फ़र्ज़ करो कि ये एक ट्रांसमीटर है और यहाँ पे ये एक रिसीवर है रेडियो वेव्स का। तो आप लोगों की जो रेडियो वेव्स हैं ये आप लोगों की सारी आयोनोस्फेयर है, नीचे आयोनोस्फेयर नहीं है। यहाँ से आप लोगों की रेस गई थी ऊपर, आयोनोस्फेयर से टकराई, क्योंकि आयोनोस्फेयर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये एक नेचुरल मिरर है फॉर दीज रेडियो वेव्स। ये टकराने के बाद यहाँ से इस साइड चली जाएंगी टू योर रिसीवर। इस तरह ट्रांसमीटर से रिसीवर तक आप लोगों की रेडियो वेव्स पहुंचती हैं थ्रू रिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ आयोनोस्फेयर। इसे आयोनोस्फेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आयंस पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है, ज़रूरी नहीं था, बट ये रिफ्लेक्शन की एक एग्जाम्पल थी, डेली लाइफ एग्जाम्पल। रिफ्लेक्शन के बाद जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हमसे कहता है कि जब हम लोग एक डेंस मटेरियल से या डेंस मीडियम से हम लोग रेयर मीडियम की तरफ मूव करते हैं तो ये जो आप लोगों की रे होती है ये आप लोगों की अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर देती है। अभी मैं सारी बात समझाती हूँ, ये जस्ट इसका कॉन्सेप्ट है। और जब आप लोग एक रेयर से डेंस मीडियम की तरफ मूव करते हो तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आप लोगों की रे बेंड करती है। दिस कुड बी अ साउंड वेव, दिस कुड बी अ लाइट वेव, ठीक है, एंड दिस कुड बी अ वाटर वेव, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं एक लाइट वेव की, ठीक है। अब आप लोग फर्स्ट करो कि यहाँ पे आप लोगों का वैक्यूम था और यहाँ पे आप लोगों का वाटर था, जस्ट फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है, लिक्विड कह लो, यहाँ पे आप लोगों का लिक्विड था और आप लोगों की रे आई है इधर कहीं से, ठीक है। ये आप लोगों की लाइट की रे है, ठीक है। आप लोग इसके बाद लाइट ना लिखो, बट ये आप लोगों की लाइट की रे। अब आप लोगों ने यहाँ से रिफ्रैक्शन होगी, यानी कि ये रे अपना रास्ता चेंज करेगी। एंटर ये लिक्विड में ही होगी बट ये अपना रास्ता चेंज करेगी। अब एज साइंटिस्ट आप लोग इसका रास्ता पता करने के लिए यहाँ पे एक सीधी 90 डिग्रीज की लाइन बनाओगे, यानी एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। और इसका आप लोग एग्जैक्ट रास्ता तो नहीं मालूम कर सकोगे, बट चूंकि आपको पता है कि जब रेयर से डेंस की तरफ मूव करता है आप लोगों का कोई भी, आप लोगों की कोई भी रे मूव करती है तो उसका जो कर्वेचर होता है, उसकी जो बेंडिंग होती है वो टुवर्ड द नॉर्मल होती है। तो टुवर्ड द नॉर्मल, अब टुवर्ड द नॉर्मल का मतलब क्या है कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा, ये एंगल का साइन है, ठीक है, दैट वुड बी लेस देन इंसिडेंस एंगल। ये एंगल छोटा होगा या एंगल बड़ा होगा, इसका मतलब है कि ये नॉर्मल की तरफ बेंड की है क्योंकि इसका एंगल छोटा हो गया। अब आप लोग एक डेंस से रेयर की तरफ जाओ, जैसे आप लोग जाने लगे हो अब सॉलिड से लिक्विड की तरफ। तो आप लोगों की रे आई यहाँ कहीं से, आप लोगों ने ड्रॉ किया एक नॉर्मल और अब ये रे बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बेंड नहीं की, इसे आप लोगों ने बेंड कराना है, ठीक है। मैंने कुछ ज़्यादा बेंड करा के दिखा दिया। ये आप लोगों के पास रिफ्रैक्टेड एंगल है और ये आप लोगों के पास इंसिडेंट एंगल, ठीक है। अब इसकी एक डेली लाइफ एग्जांपल समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसकी डेली लाइफ एग्जांपल एक बहुत ज़्यादा कॉमन है कि अगर आप लोग कभी भी एक ग्लास ऑफ वाटर है आप लोगों के पास और इधर आप लोगों ने रख दी है अपने पास एक पेंसिल, ठीक है, तो आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या नज़र आएगा। आप लोगों को ये इस तरह नज़र आएगी जैसे पेंसिल टूटी हुई है। अब आप लोग एक ये सवाल करो कि भाई पेंसिल ने तो बेंड नहीं होना था ना, रेज ने बेंड होना था। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि वो लाइट रेज ही हैं जिनकी वजह से आप लोगों को कोई चीज़ नज़र आती है। अब ये भी आप लोगों की इल्यूजन है, ये असल में पेंसिल बेंड नहीं हुई कभी भी। ये लाइट आप लोगों को पेंसिल के ऊपर इस तरह पड़ी है, लाइट वेव क्योंकि बेंड हुई है, लाइट वेव क्योंकि बेंड हुई है तो उसकी रिफ्लेक्शन बेंडेड हुई है क्योंकि रिफ्रैक्शन हुई है। तो इस वजह से आपको जो एयर में पेंसिल है वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से नज़र आएगी और जो वाटर में पेंसिल है वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से नज़र आएगी क्योंकि लाइट वेव दोनों में एक तरह की नहीं थी, रिफ्रैक्ट हुई थी, वो बेंड हुई थी। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैंने और भी देनी है ताकि एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारी वो क्लियर हो जाए कि रिफ्रैक्शन के बाद ये आप लोग ना समझेंगे लाइट वेव जो है वो इस मीडियम में वापस नहीं आ सकती।
ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसी मीडियम में रहेगा, हाँ वापस भी आ सकती है चाहे मल्टीपल बेंडिंग के बाद हो। तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल लेके आई हूँ। यहाँ पे आप लोग एक तरफ आप लोग रखोगे अपने पास विंटर और एक तरफ आप लोग अपने पास रखोगे समर, ताकि आप लोगों को इस एग्जाम्पल की डिटेल से समझ आ सके, ठीक है। और आप लोग फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों के पास एक बेल टॉवर है जिसके ऊपर एक बेल है, ठीक है। अब ये बेल रिंग करती है। इन विंटर चूँकि स्पेसिफिक हीट ऑफ आप लोगों के पास जो सैंड है वो कम होती है, सैंड या आप लोग ग्राउंड ले लो, तो जो नीचे वाली आप लोगों की सैंड है वो ठंडी हो चुकी है, कोल्ड एयर है यहाँ पे। और अभी ऊपर वाली आप लोगों की हवा जो है वो हॉट है, अभी वो आप लोगों के पास ठंडी नहीं हो। इसी तरह यहाँ समर है और यहाँ पे भी आप लोगों के पास एक बेल टॉवर है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के पास समर है और यहाँ पे आप लोग विंटर कर लो। तो यहाँ पे आप लोगों के पास नीचे हॉट एयर है क्योंकि जल्दी आप लोगों की ज़मीन गर्म हो चुकी है, एंड अभी ऊपर कोल्ड एयर ही है, और यहाँ पे आप लोग खड़े हो, ठीक है। ये मैंने 2 सिनेरियोज ले लिए। अब आप लोग ज़रा गौर करो कि किस तरह आप लोगों के कानों में इस बेल की आवाज़ आती है। ये आप लोगों के पास जो बेल थी, ये हॉट एयर जो थी ना, ये आप लोगों के पास यहाँ से शुरू हो रही है एंड कोल्ड एयर नीचे वाली है, ठीक है। ये आप लोगों के पास बेल रिंग की और इसकी ये जो साउंड वेव थी ये ऊपर की तरफ मूव की है। अब ऊपर जाके ये थोड़े से गर्म हवा से टकराई है तो ये बेंड हुई है, ऊपर वाली गर्म हवा से टकराई है बेंड हुई है, इससे नीचे इधर वाली थोड़ी और गर्म थी उससे बेंड हुई है। तो बेंड हो के आखिर को हम लोग इसे ड्रॉ यूँ करते हैं कि आप लोगों के कानों तक आ गई है। तो ज़रूरी नहीं है कि रिफ्रैक्शन के रिजल्ट में वो हॉट एयर तक ही रहे, आप लोगों की जो बेंडिंग है वो ढेर सारी बार बेंड होके आप तक पहुंच जाती है। और यही होता है इन विंटर्स कि नीचे कोल्ड एयर आप लोगों के पास बेल के पास किस तरह पहुंचती है, रिफ्रैक्ट होके, ठीक है। और ये रिफ्रैक्शन का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा इन विंटर्स। तो आप लोग ये पूछो कि हॉट एयर में जाने के बाद रिफ्रैक्ट क्यों है भाई, अगर ऊपर कोल्ड एयर होगी तभी वो रिफ्रैक्ट करेगी, चूँकि मीडियम चेंज हो गया तो दैट इज़ वाई इट इज़ रिफ्रैक्टिंग। अब आप लोग फर्स्ट को यहाँ से आप लोगों के ऊपर ये वाली जो है कोल्ड एयर है और नीचे आप लोगों के पास हॉट एयर है, यहाँ से फिर आप लोगों की बेल रिंग की है, ये रिफ्लेक्ट करके आप लोगों के कानों तक आ जाती है, ठीक है। तो ये एक और एग्जांपल थी इसकी सिर्फ ये समझाने के लिए कि मल्टीपल टाइम रिफ्रैक्शन होने के बाद ये वापस उसी मीडियम में एंटर हो सकती है ये वाली वेव, ठीक है। हम लोगों ने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया। अब हम लोग चलने लगे हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन एक ही मीडियम के अंदर होती है। अब एक ही मीडियम के किसी किनारे से टकरा के ओवर डिफ्रैक्शन किसी ऑब्स्टेकल से टकरा के होती है। डिफ्रैक्शन असल में वेव्स का मुड़ा हुआ है, ये भी बेंडिंग ही है, ठीक है, उसी तरह, लेकिन ये किसी ऑब्स्टेकल के बायस होती है, मीडियम के चेंज होने के बायस नहीं होती। तो डिफ्रैक्शन भी, इसे भी आप लोग एक बेंडिंग ही कहोगे। तो अभी हम लोग आने वाले एपिसोड्स में पढ़ेंगे कि एक एज को टकराने के बाद डिफ्रैक्शन किस तरह इफेक्ट होती है और किसी ऑब्स्टेकल को इस तरह, लेकिन इसे हम लोग थोड़ा सा भी यहाँ पर डिटेल से पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन मैंने आप लोगों को बताया कि इट इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट साउंड एनीथिंग, और बेंडिंग के बाद ये स्प्रेड करती है, ये बेंड होके स्प्रेड करती है, इसकी स्ट्रीक बनती है। अगर आप लोग लाइट को देखो तो इसकी स्ट्रीक बन जाती है। इसकी हम लोग इसे डिटेल से पढ़ने के बाद, चलो इसे थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। ये कि अगर आप लोगों के पास एक ऑब्स्टेकल है और इसके ऊपर अगर आप लोगों की लाइट पड़ी है हर तरफ से, ठीक है, इधर से इधर से इधर से, तो ये इस तरह करके बेंड होगी, इधर से भी इस तरह करके बेंड होगी और हर तरफ फिर से लाइट फैल जाएगी और कहीं भी लाइट वेव्स नहीं बचेंगी, यानी हर तरफ लाइट ही लाइट आ जाएगी और आप लोगों को ये ऑब्स्टेकल के बायस हर तरफ लाइट मिलेगी, कहीं आप लोगों को शेडो नहीं मिलेगा। बट इसको यहीं पे रोक के आप लोग एक छोटा सा सवाल अपने जहन के अंदर रखो और इसे खुद समझने की कोशिश करो कि आप एक टॉर्च ओपन करते हो जब अंधेरा होता है, आप खुद खड़े हो, कोई आप लोग कॉइन तक रखो, इतनी छोटी चीज़, तब भी आप लोग लाइट को देखते हो कि वो यूं करके गुजर जाती है, यूं रिफ्लेक्ट तो खैर नहीं होती, ये यूं करके गुजर जाती है और पीछे आप लोगों को यहाँ पे एक शेडो भी बनता हुआ नजर आता है। आप लोग कहो अभी भी आप कह रही हो कि डिफ्रैक्शन के बाद ये हो जाता है और हमारे साथ तो ये होता है इन डेली लाइफ। तो इसे थोड़ी देर सोचो, हम डिफ्रैक्शन की एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। इसको डिटेल से समझाने के लिए मैंने ये एक पिक्चर ले ली है। ये आप लोगों की वाटर वेव्स हैं जिनके दरमियान में 2 बड़े बड़े आइलैंड्स आ गए। हमने एक्सपेक्ट किया था कि ये वेव्स इस तरफ यूं गुजर जाएंगी, बट आप लोगों को यहाँ पे भी वेव्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे भी वेव्स नज़र आ रही हैं और यहाँ पे भी वेव्स नज़र आ रही हैं। तो ये चक्कर क्या? तो इसको हम लोग डिटेल से समझते हैं कि यहाँ पे असल में हुई थी डायफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, सॉरी इसे डिफ्रैक्शन बोलते हैं। और डिफ्रैक्शन किस तरह हुई, इस सारे फिनोमेना को पढ़ेंगे कि क्यों आखिर को टकरा के ये जो पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं तो एनर्जी इधर पास कर रहे हैं, तो ये एनर्जी इधर आ किस तरह रही है, क्योंकि वेव्स तो एनर्जी के पैसेज का नाम था।
तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लेंगे, यहाँ पे एक लाइन लेंगे, यहाँ पे एक लाइन लेंगे, यानी हम पार्टिकल्स के पेयर्स बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों के पार्टिकल्स हैं, ये आगे पीछे वाइब्रेट करके इन्होंने ये इधर वाइब्रेट किया, ये इधर वाइब्रेट किया। वेट अ सेकेंड, ठीक है, मैं इसको ज़रा ज़्यादा क्लियर कर दूँ। अगर आप लोग इसके ऊपर गौर करो, ये इधर वाइब्रेट किया, ये इधर वाइब्रेट किया, क्योंकि पार्टिकल इधर बाउंड नहीं है इतना ज़्यादा, तो ये हर तरफ वाइब्रेट करता है। अब इसने हर तरफ के पार्टिकल्स को एनर्जी दी और एक वेव जनरेट हुई। यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं था, तो ये एनर्जी यहीं पे डिस्पर्स हो गई, यहीं पे डिसमिस हो गई। यहाँ से जब एनर्जी यहाँ भी गई, यहाँ भी गई, यहाँ भी गई, तो यहाँ पे तो पार्टिकल्स थे, वो भी एनर्जाइज जो है, यहाँ पे भी एक वेव बनी, उनसे यहाँ गई एनर्जी, यहाँ पे भी एक वेव बनी, उनसे यहाँ पे गई, यहाँ पे भी एक वेव बनी, यहाँ पे भी बनी, यहाँ पे भी बनी। तो किस तरह हो रही है डिफ्रैक्शन कि एनर्जी के जो पार्टिकल्स एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं वो बाउंड नहीं है कि उन्होंने सिर्फ अपने अगले वाले को देनी है, वो इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, बिकॉज दे आर वाइब्रेटिंग। और इसी तरह डिफ्रैक्शन होती है कि हर तरफ एनर्जी पहुंचती है और हर तरफ वेव जनरेट हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है, आइलैंड्स वाले कॉन्सेप्ट को। ठीक है, एक और इसकी एग्जांपल लेते हैं हम लोग डिफ्रैक्शन की, एंड दैट इज़ कि अगर आप लोग फर्स्ट करो गली का एक किनारा, ठीक है, ये आप लोगों की गली का किनारा, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ पे आपका एक दोस्त खड़ा है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे छुपे हो, यहाँ से आपने आवाज़ लगाई, अपने दोस्त का आपने नाम लिया, जिस तरह अगर आप लोग फर्स्ट करो इसका नाम है अहमद, और यहाँ से आप खड़े हो, आपने उसका नाम लिया अहमद, वो आगे से कहेगा जी, उसको आपकी आवाज़ आ गई, किस तरह आपके साउंड वेव्स तो इधर जानी चाहिए, तो उसको किस तरह चली गई, डिफ्रैक्ट हुई, उसके पास चली गई। लेकिन लाइट क्यों नहीं डिफ्रैक्ट हुई, लाइट क्यों नहीं यहाँ से डिफ्रैक्ट हुई, और आप उसे देख क्यों नहीं पाए? ये बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने दो सवाल आप लोगों से कर दिए हैं। एक ये कि यहाँ से आप लोगों के पास लाइट क्यों नहीं पहुँची, लाइट यहाँ से आप लोगों के पास क्यों नहीं पहुँची, और दूसरा ये कि लाइट यहाँ से आप लोगों के यहाँ पे क्यों नहीं पहुँची, और यहाँ पे क्यों शेडो बन गया। साउंड यहाँ पे पहुँचेगी, साउंड पहुँचेगी, लाइट क्यों यहाँ पे डिफ्रैक्ट नहीं की, जबकि मैंने आप लोगों को ये आइलैंड की इतनी बड़ी एग्जांपल दी कि डिफ्रैक्शन होती है, मैंने यहाँ भी आप लोगों को बताया कि डिफ्रैक्शन होती है। तो ये हमारे पास दो सवाल हैं, दोनों को लिखते हैं और फिर समझते हैं। इन दोनों सवालों के जवाब देने के लिए हमें सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है कि डिफ्रैक्शन किस किस तरह के ऑब्स्टेकल से हो सकती है, और साइज़ ऑफ द ऑब्स्टेकल का क्या लिंक है विद योर टाइप ऑफ वेव। हर तरह की वेव इक्वल तरीके से डिफ्रैक्ट नहीं होती, लाइट वेव, साउंड वेव, हर का डिफरेंट तरीका, और हर का डिफरेंट तरीका क्या है, रूल एक ही है, सारे एक ही रूल के ऊपर चल रहे हैं, और कहीं से लाइट वेव डिफ्रैक्ट नहीं हो रही है, वहाँ से साउंड वेव डिफ्रैक्ट हो रही है। तो रूल समझते हैं, रूल इज़ बेसिकली योर वेव लेंथ। अगर आप लोगों का साइज और वेव लेंथ कंपेरेबल हो, ये दोनों अगर कंपेरेबल हो, तो फिर डिफ्रैक्शन हो सकती है। अगर ये दोनों कंपेरेबल ना हो, वेव लेंथ बहुत छोटी हुई और साइज बहुत बड़ा हुआ, तो डिफ्रैक्शन होती तो है बट ऑब्जर्व नहीं की जाती, पता नहीं चलता, या होती भी नहीं, यानी इतनी कम होती है कि आप लोगों को तब भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। आप लोग थोड़ा गौर करो कि अगर आप लोग लाइट वेव को देखो तो उसकी वेवलेंथ आप लोगों के पास 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है, और अगर आप एक साउंड वेव को देखो तो उसकी आप लोगों के पास जो वेवलेंथ है वो अराउंड 2 सेंटीमीटर। साउंड वेव्स बहुत बड़ी बड़ी वेव्स हैं एंड लाइट वेव्स छोटी वेव्स हैं, तो इसका मतलब है कि वेवलेंथ डिपेंड करती है कि आप लोगों की डिफ्रैक्शन होगी और कितनी ज़्यादा होगी। तो किस तरह डिपेंड करती है, क्यों डिपेंड करती है, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ये देखो कि अगर आप लोगों के पास ये आप लोगों की लाइट थी, ठीक है, और आप लोगों की वेव्स थी, आप लोगों ने ये एक ऑब्जेक्ट लिया, किस तरह हुई डिफ्रैक्शन, किस तरह हुई इसकी, तो आप लोगों के पास शेडो इतना छोटा सा बनना चाहिए था ना, अगर हम लोग मानते कि डिफ्रैक्शन हो रही है तो। ये आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट है, एक और ऑब्जेक्ट मैं लेती हूँ, ठीक है, ये मैंने एक और आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। मैं चले सोर्स को भी थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, सोर्स से इस तरह तिरछी लाइनें ना निकलें ताकि ये हमारे लिए समझना थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाए। ठीक है, तो हम लोग सोर्स से अब लाइनें निकालते हैं। ये हमारे पास सबसे पहली हमारी लाइन, ये हमारे पास हमारी दूसरी लाइन, ये हमारे पास हमारी तीसरी लाइन, ये हमारे पास हमारी चौथी लाइन, ये हमारे पास हमारी पाँचवीं लाइन, यानी रे छठी, सातवीं और आठवीं कर लो। ठीक है,
और यहाँ से सिर्फ 2 थी, यानी इतना बड़ा ऑब्जेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से आप लोग करते हो डिफ्रैक्शन, क्या होता है, इधर बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक छोटा नहीं हो गया था, इधर बहुत ही ज़्यादा कम नहीं हो गया था कि इतनी बड़ा आप लोगों के पास ये ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट और शेडो के साइज़ में बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चेंज आया था। इधर इतना नहीं है, यानी अगर आप लोग इस ऑब्जेक्ट को देखो तो इसका शेडो आप लोगों को इतना नज़र आना चाहिए। यानी जब आप लोग शेडो देखते हो तब भी डिफ्रैक्शन ज़रूर होती है। लेकिन अभी आप लोग देखो, आप लोग समझो ये एक वेवलेंथ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऑब्जेक्ट जो है ये 9 टाइम्स ऑफ द वेवलेंथ है आप लोगों की, ठीक है, और इसका काफ़ी अब बड़ा हो चुका है, और ये 2 टाइम्स ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट की भी हम लोग बात करें तो आप लोग इमेजिन करो कि अगर 1000 टाइम बड़ा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो फिर आप लोगों को कभी फ़र्क पता चलेगा शेडो और ऑब्जेक्ट के दरमियान में? नहीं, डिफ्रैक्शन इतनी कम होगी, इतनी कम होगी कि आप लोगों को चेंज ही महसूस नहीं होगा इन शेडो एंड ऑब्जेक्ट। यही फ़र्क है कि इतना वेवलेंथ से अगर इतना ज़्यादा बड़ा आप लोगों का ऑब्जेक्ट हो जाए, जैसे एक इंसान और एक वेवलेंथ ऑफ द लाइट 0.5 नैनोमीटर, 0.5 माइक्रोमीटर ओनली, और इंसान कितना बड़ा है, अगर इस इंसान के ऊपर लाइट पड़ेगी तो क्यों आपको इसका शेडो छोटा महसूस होगा, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा, जो कि शेडो बड़ा भी हो जाता है। शेडो अगर आप लोगों के पास दीवार बहुत छोटी है तो शेडो बड़ा भी हो जाता है। इस तरह डिफ्रैक्शन होती है, इस तरह डिफ्रैक्शन होती है, एंड आप लोगों के पास ड्रामेटिक चेंज आता है, ये बड़ा भी हो जाता है शेडो, ये सब कुछ हो सकता है। तो अगर आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा विद रिस्पेक्ट टू द वेवलेंथ तो आप लोगों को फ़र्क महसूस ही नहीं होगा। यहाँ पे यानी डिफ्रैक्शन होती है, बट क्योंकि ऑब्जेक्ट इतने थाउजेंड्स और मिलियन टाइम बड़ा होता है फ्रॉम द वेवलेंथ कि आप लोगों को ये डिफ्रैक्शन महसूस ही नहीं होती। अपने दूसरे हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा खासतौर पर जो पहला हमारा सवाल था उसकी तरफ बढ़ते हैं, कॉर्नर से लाइट क्यों डिफ्रैक्ट नहीं होती और हमें वो इंसान नज़र क्यों नहीं आता। तो अगर अब हम इस कॉर्नर की बात करें तो साउंड वेव यहाँ से इजीली इसीलिए पास हो जाती है कि साउंड वेव की वेवलेंथ बड़ी है, और उसके मुकाबले में डोर की जो लंबाई है, जो आप लोगों के पास कॉर्नर की लंबाई है, वो उसी के हिसाब की, उसी के ऑर्डर की है, तो उससे ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। बट लाइट की फिर वेवलेंथ 0.5 माइक्रोमीटर है, तो वहाँ से लाइट डिफ्रैक्ट नहीं होती और इतनी कम होती है कि आपके दोस्त के ऊपर पड़ती नहीं, आपकी आंखों पर वापस आती नहीं, तो आपको आपका दोस्त नज़र नहीं आएगा, बट साउंड उस तक पहुंचेगी। और शेडो के केस में डिफ्रैक्शन होती है, बट इतनी मिनिमल कि आप लोगों को महसूस ही नहीं होती। ये हमारे पास रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन तीनों कॉन्सेप्ट थे जो हम लोगों ने आज पढ़े हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट थे और थोड़े से ज़्यादा डीप थे, समझने वाले थे। होप सो आप लोगों को तीनों समझ आए होंगे। डिफ्रैक्शन की भी डिटेल आएगी आगे 2-3 एसएलओज में। मिलते हैं अगले एसएलओज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।